friends, welcome on my YouTube channel. So today we are discussing about the practice set of CDP. This is most important for your CTET. But first of all we are discussing about the NCERT handmade notes. आपके पास क्योंकि अभी सीटेट के लिए आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप लोग अपने NCERT के नोट्स कहाँ से कवर करेंगे ये आप लोगों को पता है कि आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि आप लोग हमारे यहाँ से NCERT के नोट्स ख़रीद सकते हैं, जो कि आपको बहुत कम दाम पे मिलेंगे और ये आपके हिंदी लैंग्वेज में होने वाले हैं। ये जो नोट्स हैं आपके, ये आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे। इसके आपको PDFs मिल जाएंगे। जब भी आप इस पर आप हमारे नोट्स लेना चाहें तो इसके लिए आपको हमारे इस WhatsApp नंबर पर हमसे कांटेक्ट करना होगा और हमारी टीम आपको जस्ट 5 मिनट्स में पेमेंट के बाद, अगर आप पेमेंट करने के बाद आप हमें स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा और उसके बाद हमारी टीम आपको WhatsApp पे PDF सभी सेंड कर देगी। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है आपके नोट्स। 1 to 5 के जो आपके नोट्स हैं वो सिर्फ 50 रुपीज़ पर नोट है। मतलब कि फर्स्ट क्लास का जो आपका एक PDF आएगा वो 50 रुपीज़ एंड 5th क्लास तक ऐसे ही आपको 50 रुपीज़ पर है। और इसमें 6 to 8 वाला जो है वो 100 रुपीज़ है, क्योंकि आपका जो इसमें तीनों पोर्शन आ जाते हैं 100 रुपीज़ में। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स तीनों ही पोर्शन आएंगे, तो इसलिए आपके 150 में आपको करीबन 1 या 2 सब्जेक्ट के नोट्स पड़ जाएंगे। जो जिस भी क्लास के आप नोट्स लेना चाहते हैं आपको सेपरेटली हर एक क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। तो आप हमारी टीम को बता दीजिएगा WhatsApp पे कि आपको कौन सी क्लास के नोट्स चाहिए, वो आपको एकदम से आपको नोट सेंड कर देंगे पेमेंट के बाद। पेमेंट का आपको करने के बाद स्क्रीनशॉट हमें सेंड करना होगा। पहले आपको टीम से बात करनी होगी, वो आपको पूरा प्रोसेस समझा देंगे। उसके बाद आप अपना पेमेंट करने के बाद, स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद आप नोट्स ले सकते हैं और अपने पेपर के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो ये आपका है CDP का प्रैक्टिस सेट। ये है आपका CDP का प्रैक्टिस सेट। डेली आपको, जब तक आपका CTET का एग्ज़ाम होगा, डेली हम आपको एक एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे और साथ में आपकी रेगुलर क्लासेस भी लेंगे जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज होंगी। सबसे पहले हम CDP की क्लास लेंगे, लेकिन आज हम पहले पेपर का पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न आता कैसे है। ये आपका CDP का पोर्शन है। इसमें आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके 30 क्वेश्चन जो CTET आपका होता है, इसमें आपके इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आपके मल्टीपल चॉइस सभी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से आपको एक आंसर चूज़ करना पड़ता है। तो आपका सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपके ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता, सेकेंड है शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता, थर्ड है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, डी है आपका पढ़ाने की उत्सुकता। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत गए हैं। तो इसका आंसर है आपका धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों के अनुभाग बदल दें। नेक्स्ट है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। थर्ड है आपका, अभिभावकों को उस विद्यालय में अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। इसमें आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि आपको निगेटिव पे कभी भी निशान नहीं लगाना है। इसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको निगेटिव पे कभी भी निशान नहीं लगाना है, सिर्फ आपको पॉजिटिव पे निशान लगाना है। तो ही आपको आपके जो मार्क्स हैं वो 30 आउट ऑफ 22 हो सकते हैं।
अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव आंसर वो क्या है। इसमें पॉजिटिव आंसर है आपका, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन इसलिए है, जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव का भी रूल बताया है, ये एक ट्रिक है जो आप अपने क्वेश्चंस आप पहचान पाएंगे। अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चों का अनुभाग बदले, ये भी एक निगेटिव है, क्योंकि क्या पता कि टीचर दूसरे सेक्शन में भी बच्चों को अलग बैठा दे। थर्ड जो है आपका, अभिभावकों को उस विद्यालय में अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। क्या गारंटी है कि बच्चा दूसरे स्कूल में जाएगा और वहाँ पे टीचर उसको ऐसा नहीं मिलेगा, ये भी कोई ऑप्शन सॉल्यूशन नहीं है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। अगर वो शिक्षक की शिकायत करता भी है तो क्या ये गारंटी है कि जो सेकंड जो टीचर आएगा वो उसे उसके साथ इस तरीके से नहीं करेगा। तो यही है कि इसे अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए कि वो शिक्षक के साथ अपना विश्वास व्यक्त करे और उससे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यह आपकी कौन सी अवस्था होती है? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये नियम आपका किसने दिया है? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? आपका मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका आंसर आपका सी। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। इसका जो हम ऑप्शन देख लेते हैं, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? इसमें आपके ऑप्शन है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष एवं ऊपर। इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है एंड आप सेल्फ स्टडी से जितना होगा आप अच्छा याद करेंगे। ऑनलाइन आपको अगर कोर्स लेना ही आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सेल्फ स्टडी से बच्चे के ज़्यादा समझ में आता है और वो ज़्यादा अच्छा कर भी पाता है। अगर आपको ऑनलाइन, अगर आप मेरी माने तो आपको अगर ऑनलाइन से लेना है तो सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट सोल्व कीजिए। जितने भी आपके चैनल्स हैं सबसे आप प्रैक्टिस सेट सोल्व कीजिए और वो आपको जो डिटेल बताते हैं, वो जो आपको ट्रिक्स बताते हैं वो आपके काम आएंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके जो जितने भी चैनल्स चल रहे हैं उनसे आप थ्योरी करके अपना पेपर निकाल पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी के साथ में आप ऑनलाइन अपनी क्लासेस लीजिए। ऑनलाइन उनकी जितने भी जो भी आपको चैनल अच्छा लगता है आप उससे पढ़िए और उसी से आपका पेपर क्रैक होगा। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं आपको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो अब पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो आपका नहीं होगा। उसके बाद आप यही सोचेंगे कि पढ़ने के हमने तो इतना पढ़ा, हमने तो ये किया वो किया, तब भी हमारे नहीं आए मार्क्स, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसका आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन अप करा दूंगी, तो आप वहाँ से जाके इसका PDF ले सकते हैं, विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? इसका
सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अन्य अधिगमन भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र साधन है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी साधन के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है आपका। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कक्षा में ये आपका जो क्वेश्चन है ये समावेशी कक्षा से लिया गया है। आपको एक और चीज़ याद रखनी है, मैंने सिलेबस वाली वीडियो ली थी, बनाई थी, मैंने डाली थी, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसमें एक ही चीज़ बोली थी कि आपको टॉपिक्स पे बहुत ध्यान देना है। जैसे कि देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन था, था 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। इसमें आप सारे ही ऑप्शन सही लग रहे होंगे कि आप ये भी कर दीजिए, ये कर देंगे तो ये सही होगा, वो सही होगा, लेकिन नहीं, आपने इसमें ये वाला कोई के 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। एक दृष्टिबाधित बच्चा है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारी, जो आपके इंक्लूसिव स्कूल्स हैं, उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव यही होता है कि जो बच्चा सामान्य बच्चों के साथ बैठ के पढ़ सकता है उसे वहाँ पर पढ़ाया जाए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ऑप्शन है आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो आपका जो संवेगात्मक सुरक्षा वो भी आपकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक में आ चुकी है। संगति की आवश्यकता ये भी आपकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक में आ चुकी है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता ये भी आपकी सामाजिक मनोविज्ञान में आ चुकी है। तो इसमें जो है आपका ये एक डेली की क्रिया होगी, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपका बी। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? इसमें आपको सभी क्वेश्चंस पता है। विद्यालय, कक्षा, पर्यावरण, सभागार, खेल का मैदान, घर। इनमें सभागार, खेल का मैदान और घर, इसमें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए आपका बेस्ट ऑप्शन है ए। को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, शिक्षण द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अगर कोई वो उपचारात्मक कार्य देता है तो वो उपचारात्मक कार्य तभी देता है जब उसके किसी पहले कार्य में कोई त्रुटि निकलती है जिसकी वो उपचार करता है। उसके बाद अगर वो प्रश्न पूछेगा तो बच्चा क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब। कक्षा में एकदम खामोशी, अगर कक्षा में एकदम से खामोशी होगी तो कोई भी बच्चे का नहीं पता चल पाएगा कि कौन बच्चा एक्टिव है और कौन बच्चा नहीं है। उसके बाद कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, अगर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति भी वो बच्चा लेता है तो उससे भी नहीं पता चल पाएगा कि वो बच्चा कितना एक्टिव है। तो इसमें है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना आपका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है?
इसमें आपके ऑप्शन से वह जो प्रयासपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है आपका पियाजे को। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबंध है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, शिक्षा मनोविज्ञान। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। इसमें आपके ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में एक प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति, एक पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। उसके बाद हम देखते हैं एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शन से सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, सीखने का सादृश्यता नियम। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो ये तीनों ही आपके प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं, लेकिन ये दूसरों के साथ झगड़ना ये आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ये क्वेश्चन आपका अगेन इंक्लूसिव एजुकेशन से आया है, तो इसमें आपका राइट आंसर है अन्य समान बच्चों के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों को तुलना करना। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय विकास, पठार विकार, व्यवहार संबंधी विकास, मानसिक विकास। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये डिस्लेक्सिया, डिसफेक्सिया, लेक्सिया, ये 3-4 क्वेश्चंस आपके ये 3-4 होते हैं जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ये हैं, तो इन्हें आप सभी को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। इसमें आपके ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतक्रिया का सिद्धांत, अंत संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए अगेन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, जीन पियाजे, वाइगोट्स्की, गेस्टाल्टवादी। तो ये आपका गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ये क्वेश्चन आपको है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने दी थी। उसके बाद जो भी बच्चा ये क्वेश्चन बताएगा, इसका आंसर बताएगा, उसका नाम हम अपनी अगली वीडियो में लेंगे। उसके बाद अगेन एनसीईआरटी हैंडमेड नोट्स आपको अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पेड नोट्स हैं और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल सके, जिन्हें भी एनसीईआरटी नोट्स की ज़रूरत है वो बच्चे अपने एनसीईआरटी नोट्स खरीद सकें। थैंक यू।